choke you down just like a pill. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स 1 मिलियन कॉमिक पार्ट नंबर 3। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अवेंजर्स की सबसे पहली टीम 1 मिलियन साल पहले सेलेस्टियल्स की एक आर्मी के साथ मुकाबला कर रही है, जबकि प्रेजेंट में कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थोर अवेंजर्स की एक नई टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ओडिन के कहने पर ब्लैक पैंथर डॉक्टर स्ट्रेंज को अफ्रीका के नीचे के जमीन में लेकर जाता है ताकि वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकें ईस्ट लॉस एंजलिस, जहाँ पे रॉबी का भाई गेब कह रहा है, रॉबी तुम मुझे सैर करवाने कब लेकर जाओगे? तुमने बहुत दिनों से मुझे सैर नहीं करवाई। रॉबी कहता है मैं जानता हूँ गेब, लेकिन ये कार हाल ही में कुछ अजीब बिहेव कर रही है, पहले से भी अजीब। गेब पूछता है अजीब? क्या इसका इंजन ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है? यह स्टार्ट होने से पहले काफी टाइम ले रहा है। रॉबी कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, बस तुम इस कार से दूर रहना, ठीक है, जब तक मैं कुछ चीजों का पता नहीं लगा लेता। और गाइज ये है अपना घोस्ट राइडर। इधर जेनिफर वॉल्टर्स सैर के लिए जा रही है, तभी एक आदमी उससे बोलता है हे बेबी थोड़ी मदद चाहिए? जेनिफर बोलती है नहीं चले जाओ, लेकिन वो आदमी अड़ जाता है। हे मैं तो बस तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ, ये बहुत डरावनी जगह है। जेनिफर कहती है मेरा सिर भी काफी डरावना है, मैं अब भी अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो आदमी अड़ जाता है। अरे कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, क्यों ना हम कहीं पीने चले और इसके बारे में बात करें, शायद हम मेरे घर पे चलते हैं। लेकिन तभी जेनिफर वॉल्टर्स हल्क में कन्वर्ट होती है और बोलती है मुझे अकेला छोड़ दो। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और जेनिफर को छोड़कर भाग जाता है। फिर जेनिफर अपने मन में कहती है बस चलती रहो, हल्क आउट मत होना, बस चलती रहो, हल्क आउट मत होना। अल्फा फ्लाइट स्पेस स्टेशन, यहाँ अंतरिक्ष में एक बड़ी चीज अपीयर होती है। जेनिफर वॉल्टर्स अंतरिक्ष में पहुंचकर स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट करती है और वो लोग कैप्टन मार्वल को बताते हैं कि एनर्जी लेवल्स अब भी बढ़ रहे हैं, इनमें से हर एक के अंदर ट्रिलियन हिरोशिमा की पावर्स हैं। हम मानते हैं कि ये किसी चीज का टेलीपोर्टेशन पोर्टल है, लेकिन इतना बड़ा पोर्टल हमने आज तक नहीं देखा। कैरोल कहती है मैं भी इसे देख रही हूँ और मुझे भी ये एक पोर्टल लग रहा है, क्या कोई चीज उसके अंदर से बाहर निकल रही है? लेकिन वो लोग इसके बारे में कुछ खास नहीं जानते। कैप्टन मार्वल कहती है ठीक है, वो जो कोई भी लोग हैं मैं उनको फिर से वापस भेजने के लिए तैयार हूँ। तभी वो लोग कहते हैं कि इसकी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ रही है कि हम मेजर भी नहीं कर सकते। तभी कैप्टन मार्वल को उस पोर्टल से कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो चौंक जाती है। वो पूरी दुनिया को अलर्ट करने के लिए बोलती है और कहती है कि ये कोई एलियन इन्वेजन नहीं है। तो गाइस हम देख सकते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक सेलेस्टियल बाहर आ रहा है। इधर मदरबोर्ड भी टोनी स्टार्क को अंतरिक्ष में हो रही एनर्जी फ्लक्चुएशंस के बारे में बता रही है। टोनी कहता है कि उनके ऊपर शूट करो, लेकिन मदरबोर्ड कहती है कि उनके ऊपर हमारी शूटिंग का कोई असर नहीं हो रहा है, ये जो कोई भी टेक्नोलॉजी है हमारी पहुंच से परे है। तो कैप्टन कहता है कि हमें ऊपर जाना होगा, जिस पे टोनी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे एक गांव में मिलने के लिए बोला था, ना कि मून पे, और ये क्वीन जेट स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकती। कैप्टन कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। टोनी कहता है डैम इट, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कोई भी चीज है जो पोर्टल से निकली है वो सीधा हमारी तरफ आ रही है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर अर्थ के सरफेस के काफी नीचे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि अगर मेरे पास मैजिक नहीं होता तो यहाँ पे इतना प्रेशर है कि मेरी टट्टी बन जाती और फिर यहाँ की हवा से उस टट्टी में आग लग जाती। लेकिन तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा? अरे हाँ मैं भूल गया, तुम तो ब्लैक पैंथर हो। तो गाइस ब्लैक पैंथर को अपने सामने जो कुछ दिखाई देता है उसे देखकर वो बोलता है ये चीज हमारे वर्ल्ड की नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है और देखने से लग रहा है कि ये चीज यहाँ पे काफी टाइम से है। ब्लैक पैंथर कहता है कि मुझे इनके अंदर लाइफ के कोई साइन दिखाई नहीं दे रहे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की नजर कुछ फटे हुए अंडों की तरफ जाती है। इधर रॉबी अपनी कार से कह रहा है मैं 3 दिन से नहीं सोया हूँ। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं सो गया तो क्या होगा। मैं तुमसे डरता हूँ, मैं डरता हूँ कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगी। पिछली बार तुम मुझे अफ्रीका में लेकर गई थी, जहाँ मुझे उस स्टार ब्रांड गाय से लड़ना पड़ा था। मुझे डर है कि तुम मुझे किस चीज में बदल रही हो। हाँ, शायद एक ऐसे इंसान में जो अपनी कार के ऊपर चिल्ला रहा है, एक ऐसी कार जिसके ऊपर डीमन ने कब्जा कर लिया है। और ये सब नहीं हुआ होता अगर मैं कोई दूसरी कार चला रहा होता, तभी उसके सामने जमीन फट जाती है। गेब अंदर से बोलता है
रोबी, ये आवाज़ कौन सी थी? क्या ये एक अर्थक्वेक है? रोबी कहता है, मुझे नहीं लगता कि, बस तुम अंदर रहना। और गाइस, जमीन के अंदर के उस छेद से कई सारे छोटे छोटे रोबोट्स बाहर निकल आते हैं। वेल, देखने से काफी बड़े लग रहे हैं। वो रोबी की कार के ऊपर हमला कर देते हैं। रोबी कहता है, अगर तुम हेल से मेरी कार के ऊपर कंट्रोल करने आए हो तो इसे ले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन अगर तुमने मेरी फैमिली के ऊपर हाथ भी उठाया तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें यहाँ पे खुद का नरक दिखाने वाला हूँ, वो भी घोस्ट राइडर के बदौलत। तो गाइस, रोबी घोस्ट राइडर में कन्वर्ट हो जाता है और इन रोबोट्स के साथ लड़ने लगता है। इधर नीचे भी जमीन हिलने लगती है। ब्लैक पैंथर कह रहा है कि कुछ तो हो रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है, क्या मतलब कि कुछ हो रहा है? ब्लैक पैंथर कहता है, अल्फा फ्लाइट ग्लोबल वार्निंग दे रही है, ऑर्बिट के अंदर कुछ तो हो रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, और यहाँ भी कुछ होने वाला है। मेरी स्ट्रेंज सेंस जोरों से चिल्ला रही है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो चला। और तभी उनके सामने मौजूद अंडे एक एक करके फटने लगते हैं। उनके अंदर से वही रोबोट्स बाहर निकलते हैं जो कि रोबी के साथ लड़ रहे थे। इधर आसमान से निकली वो चीज हडसन नदी के किनारे पे आकर गिरती है। थोर उसे देखकर कहता है, ये तो एक सेलेस्टियल है, एक पुरानी प्रजाति। ये सुपर जायंट्स हैं जो वर्ल्ड्स के बारे में निर्णय लेकर उन्हें तबाह करते हैं। और तभी उनको सेलेस्टियल के साथ साथ कैप्टन मार्वल भी दिखाई देती है। कैप्टन मार्वल उनसे कहती है कि तुमने सही टाइम पे टीम को फिर से जोड़ लिया। टोनी स्टार्क पूछता है, क्या तुमने सेलेस्टियल को मार दिया? कैरोल कहती है, नहीं, जब ये पोर्टल से बाहर निकला तो पहले ही मरा हुआ था, मैंने बस इसे टाइम स्क्वायर्स पे गिरने से बचाया है। थोर कैरोल की तारीफ करता है, लेकिन कैरोल कहती है कि शाबाशी देने का टाइम नहीं है। जिस पोर्टल से ये चीज बाहर निकली, अंतरिक्ष के अंदर ऐसे कई 100 पोर्टल और हैं। तो गाइस, हम देख रहे हैं कि आसमान से मरे हुए सेलेस्टियल्स नीचे बरस रहे हैं। पूरी दुनिया को चेतावनी दी जा रही है। अल्फा फ्लाइट अर्थ के लोगों को सावधान करते हुए कहती है, जो कोई भी हमें सुन रहा है, तैयार हो जाओ। आसमान से बड़ी बड़ी मरी हुई बॉडीज नीचे गिर रही हैं। ये बॉडीज 2000 फीट लंबी है। हमने इनके ऊपर हर तरीके का अटैक करके देख लिया, लेकिन हम इनके आर्मर के ऊपर एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाए। अब बस हम यही कह सकते हैं कि गॉड्स तुम्हारी रक्षा करें, अगर कोई गॉड्स जिंदा बचे हों तो। कैप्टन कहता है, थोर जाओ। और थोर कहता है, मुझे अपनी कुल्हाड़ी लेकर आनी चाहिए थी। और गाइस, अगर आपने अनकैनी एवेंजर्स देखी है तो आप इस कुल्हाड़ी को अच्छी तरीके से जानते हैं। उधर रॉबी रोबोट्स के साथ लड़ रहा है, नीचे ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज रोबोट्स के साथ लड़ रहे हैं, जबकि कैप्टन मार्वल मरे हुए सेलेस्टियल्स को शहरों के ऊपर गिरने से बचा रही है। आयरन मैन कहता है कि हमारे इन सेलेस्टियल्स के साथ पहले भी सामना हो चुका है, ये सिर्फ एक चुटकी बजाते ही अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर सेलेस्टियल्स इतने ताकतवर हैं तो और कौन इतना ताकतवर है जो सेलेस्टियल्स को मार सकता है? तभी कोई थोर को एक जोरदार लाफा मारता है। थोर नीचे गिर जाता है और अपने हीरोज के सामने कई और सेलेस्टियल्स आ जाते हैं और ये जिंदा हैं। टोनी बोलता है, कैप्टन अमेरिका, इस लड़ाई की शुरुआत करने से पहले क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? कैप्टन बोलता है, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही है आयरन मैन। आयरन मैन कहता है, तो बोल दो और चलो काम पे चलते हैं। कैप्टन बोलता है, ठीक है, अवेंजर्स assemble।